हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड मटेरियल पे बेस्ड है, ठीक है ना, जिसमें हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अभी जो लास्ट वीडियो हमारा था उसमें मैंने ये बेसिक एलिमेंट्स पे मैं क्वेश्चन को कराया था, ठीक है ना। बेसिक एलिमेंट जो रजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर जो होता है उसके बेसिस पे मैंने पूरा क्वेश्चन को डील किया, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डील किया। बाकी उसके बेसिस पे और भी क्वेश्चन मैं लाऊंगा, ठीक है, क्वेश्चन का सीरीज लाऊंगा मैं। तो वो अलग चलेगा, वो अलग वीडियो रहेगा, उसका अलग प्लेलिस्ट बना दूंगा, ठीक है ना। तो अभी मैं सिर्फ धीमा धीमा प्रैक्टिस करा रहा हूँ ताकि मैं एक ओवरव्यू दे दूं कि कहाँ तक आपको पढ़ना है, कहाँ तक नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में, ठीक है ना। मैं पहले जो हमारा जो सिलेबस था, तो जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा था सिलेबस में, वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में हम लोग होता, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम का ये पार्ट 1 वीडियो है, ठीक है ना। पार्ट 2 हम लोग अपलोड करेंगे नेक्स्ट टाइम में। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है, देन स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट क्या होता है, ठीक है, एलिमेंट का क्या स्ट्रक्चर होता है। देन इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जानेंगे, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का क्या एनर्जी होता है। देन वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, एंड लास्ट फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ बेसिक बेसिक पॉइंट है, अगर ये जानोगे तभी आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ पाओगे, ठीक है ना। क्योंकि हमें जब बोर्ड्स मॉडल पढ़ेंगे ना, बोर्ड्स मॉडल हो गया उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो ये सब अगर ये चीज नहीं जानोगे तो बोर्ड्स मॉडल नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। तो पहले इन चीजों को डील कर लेता हूँ, ठीक है। तो चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। अगर आप चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं एंड स्टार्ट करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ओके। सबसे पहले समझो कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम लोग क्या पढ़ना है। सबसे पहले समझो कि मान लो सपोज एक मटेरियल लिया, ठीक है ना। अगर सपोज कर लो कि मैंने एक मटेरियल लिया, ये एक मटेरियल जो अपना होगा, सपोज ये अपना एक मटेरियल है, ठीक है ना। ये अपना एक मटेरियल है। देन इसके अंदर जो अपना है, इसके अंदर बहुत सारे एटम्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे एटम्स मिलकर ये एक मटेरियल बनता है, ये कोई भी चीज बनता है, ठीक है ना। ये बहुत सारे एटम रहेगा, ओके। इसी तरीके से बहुत सारा एटम रहेगा, ठीक है। बहुत सारा ये एटम रहेगा एंड ये पास होते चलेगा, ठीक है ना। ओके, इस तरीके से हम लोग एटम को डिफाइन करेंगे। एंड ये अपना जो एटम होगा, ओके, ये जो अपना एटम होगा, देखो कुछ इस तरीके से रहेगा। इस तरीके से बहुत सारे एटम रहेंगे, ठीक है, जो फॉर्म रहेंगे इसके अंदर में, ओके। ये बहुत सारे एटम है, इस तरीके से फॉर्म रहेंगे एंड ये ढेर सारे एटम अपने को यहाँ पे मिलेंगे, ओके। ये बहुत सारे इस तरीके से एटम अरेंज रहते हैं और ये एक सीक्वेंस वे में अरेंज रहेंगे, ओके। ये मैं रैंडम बना रहा हूँ ना, ये एक सीक्वेंस वे में अरेंज रहेंगे। अब मुझे करना क्या, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला चीज, ये कहते हैं एटम, ठीक है ना। इसको कहा गया एटम। ये क्या अपना एटम है, ओके। यानी एटम्स, बहुत सारे एटम्स मिलके एक कोई चीज बनाते हैं। मान लो सपोज कर लो अगर ये मेटल होगा, ठीक है ना, अगर ये मेटल है, या फिर सपोज कर लो कि अगर ये कंडक्टर है, ठीक है ना। अगर ये कंडक्टर होगा तो कंडक्टर के अंदर ये मेटल, मान लो सपोज कर लो कि वो एक तरह का कि आयरन है, ठीक है ना, आयरन, पीस ऑफ आयरन है ये। तो आयरन ऑफ पीस ऑफ आयरन के अंदर में बहुत सारे ऐसा एटम्स होंगे जो आयरन के एटम है, ठीक है। उसी चीज को हम लोग इसके इस एटम के अंदर में क्या क्या होता है हमको इसका स्टडी करना है, ठीक है ना। हमें इस मटेरियल के बारे में स्टडी नहीं करना, हमें इस एटम का अंदर जो होता है ना उसका स्टडी करना है, ठीक है। तो पहले समझो कि हम लोग क्या करना है, मुझे जो मटेरियल्स के अंदर पाया जाता है एटम उसका स्टडी करना, ताकि आप समझ में आ जाए कि क्या मुझे पढ़ना है, ओके। देन ये अपना स्टडी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे आगे देखेंगे हम लोग। इसमें देखो, अब जितना भी क्या मैंने बताया कि जो भी मटेरियल होते हैं वो किससे बनते हैं, एटम से बनते हैं। और एटम कैसा होता है, एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, ठीक है ना। वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल कह लो, वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल। अभी मैं इसका पूरा थ्योरी लिखा दूंगा, आप टेंशन नहीं लेना, पहले आप समझ लो कि मैं क्या पढ़ाना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। मैं उसको स्टेप वाइज पूरा आप अच्छे से लिखाऊंगा। तो पहले समझो कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, अगर आप समझ जाओगे तो आप खुद से भी लिख लोगे, वरना मैं तो लिखाऊंगा यहाँ पे भी, मैं पूरा थ्योरी लिखूंगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये अपना मटेरियल है, उसके अंदर एटम्स पाए जाते हैं। ये ऐसा नहीं कि एक दो, कम से कम लाखों करोड़ों एटम पाए जाते हैं, ठीक है ना। हमको एक एटम का स्टडी करना है। सपोज कर लो हमारा ये एक एटम है, ओके। जैसे देखो हमारा एक हमारा एटम रहेगा एंड उस एटम के बारे में हमको स्टडी करना है, ठीक है। ये हमारा एटम है, ठीक है, मैं यहाँ पे एक एटम को ड्रा कर रहा हूँ। ये हमारा एक एटम है, ओके। इसके अंदर में ये एटम है ना, इसके अंदर एक न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है ना। इसके अंदर एक न्यूक्लियस पाया जाता है, ये अपना न्यूक्लियस है, ओके। ये अपना इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, ठीक है ना। आपने एक एटम देखा छोटा सा, यहाँ पे आपने एक एटम देखा था, ये जो है ना, ये यहाँ पे शो कर रहा है कि ये इसका एटम है, ठीक है ना। मैं इसको हल्का बड़ा करके दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। ये अपना एटम है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस, ओके। और इस न्यूक्लियस के अंदर में पाया जाता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ठीक है ना, प्रोटॉन। इसके अंदर जो होता है न्यूट्रॉन होता है एंड
प्लस प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन। पहले समझो कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। ये अपना क्या है, न्यूक्लियस, एंड इसके अंदर में क्या होगा, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, मतलब इसके अंदर में n होगा एंड प्लस p होगा, जिसको n इज नथिंग बट इट इज अ न्यूट्रॉन एंड p इज अ प्रोटॉन। ओके, अब इसके अराउंड जो चारों तरफ है ना, इस चारों तरफ में इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है इस न्यूक्लियस के अराउंड। ओके ना, इस न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करेगा। जैसे आप एग्जांपल लो, मान लो हमारा एक सन है, ठीक है ना, हमारा सन है, एंड उसके अराउंड जो है अपना पृथ्वी जो रोटेट कर रहा है, ठीक है ना। हमारा अर्थ जो है, अर्थ क्या करता है, रोटेट करता है। सन इज नथिंग बट इट इज अ न्यूक्लियस एंड अर्थ इज नथिंग बट इट इज अ इलेक्ट्रॉन। ओके ना, तो बस इसी तरीके से आपको समझना, आप एक रिलेट करके समझोगे तो समझ में आ जाएगा। मैंने क्या बोला कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है, एंड उसके अराउंड जो रिवॉल्व करता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये नेगेटिव मैं क्यों दिया मैं बता रहा हूँ आगे। अब जो न्यूट्रॉन अपना होता है ना, अब इसको मैं इरेज करता हूँ, जो मैं नेक्स्ट स्लाइड ऐड कर ले रहा हूँ, क्योंकि मैं इस पीपीटी को शेयर करता हूँ तो प्रॉब्लम होता है वहाँ पे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पीपीटी ऐड रहेगा तो ज़्यादा बेटर होगा, आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, आप जब कभी इसको खोलोगे, नेक्स्ट टाइम कभी इसको देखना रहेगा, तो आप वहाँ पे जब खोलोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या होता है, जैसे मैंने एक इलेक्ट्रॉन बनाया, ठीक है ना, एक मैंने एटम बनाया। ओके, ये हमारा एटम है, एंड देन इसके अंदर मुझे क्या बनाना है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस है, ठीक है ना। ये हमारा न्यूक्लियस, मैं न्यूक्लियस को हल्का जूम किया हूँ, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, ये इसके अंदर हमारा न्यूट्रॉन होगा एंड प्रोटॉन होगा। ओके, ये न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है ना, ये दोनों मिलकर, ये न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन मिलकर क्या करता है कि पॉजिटिव इसको कहते हैं, ठीक है ना। ये अपना न्यूक्लियस पॉजिटिव हो जाता है। अब कैसे पॉजिटिव होगा वो मैं बता रहा हूँ, कैसे ये पॉजिटिव होगा, इसको कहते हैं पॉजिटिव, ठीक है ना। यानी ये पॉजिटिव आयन होता है। अब पॉजिटिव क्यों हुआ, जैसे मैंने न्यूट्रॉन लिखा, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे जो चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है ना। एंड प्रोटॉन जो उसके अंदर था, प्रोटॉन, उस पे जो चार्ज होता है वो न्यूट्रल होता है, मतलब कोई चार्ज नहीं होता, ये जीरो कह लो। ओके ना, जीरो चार्ज होता है, ठीक है। या फिर कह सकते हो कि न्यूट्रल है। सॉरी, प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव है, ये मिस्टेक हुआ यहाँ पर, इसको इरेज करने दे, ठीक है ना। 1 मिनट। अपना प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन वो पॉजिटिव चार्ज होता है, एंड न्यूट्रॉन जो होता है ना वो न्यूट्रल होता है। ओके ना, वो न्यूट्रल होता है या फिर जीरो चार्ज होता है। तो अब देखो इसके अंदर क्या पाया जाता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो एक तो जीरो चार्ज हो गया एंड एक पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो यहाँ पे ओवरऑल जो चार्ज हुआ कैसा, प्लस का चार्ज हुआ। इसलिए न्यूक्लियस जो अपना होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। मैं अभी इसके पीछे का ओवरव्यू दे रहा हूँ, बाकी मैं थ्योरी लिखा दूंगा, आप उसके टेंशन नहीं लो। पहले समझो कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। एंड देन इलेक्ट्रॉन जो इसके अलग, इसके चारों तरफ जो रिवॉल्व करता है, उस पर जो चार्ज होता है उसको कहते हैं नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। यानी इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा वो चार्ज होता है नेगेटिव, ठीक है ना। अब ये चार्ज कितना होता है मैं बताऊंगा। तो इसलिए ये पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव, इन दोनों को मिलाकर यानी ये पूरा एटम जो होगा, यानी होल एटम आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो अब मैं बता दूं यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछता है, जैसे मैं भी लिखा, होल एटम आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्वेश्चन ये पूछता है कि बताओ एटम पे क्या चार्ज होता है, एटम का चार्ज बताओ, न्यूट्रल, पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ देगा। तो एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है, ठीक है ना। आप समझ लो एटम न्यूट्रल होता है। अब अगर एटम न्यूट्रल होता है तो अभी मैंने देखा कि अभी एक एटम से एक एटम न्यूट्रल, उस तरीके से जितना भी एटम रहेगा उसमें वो सारा एटम न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है ना। वो जितना एटम रहेगा वो सारा एटम न्यूट्रल है। दैट मीन्स कहने का मतलब जो मटेरियल अपना बना है, अभी मैं मटेरियल दिखा रहा हूँ, जो मटेरियल आपने बनाया था वो मटेरियल किससे बना हुआ है, वो मटेरियल बना हुआ है उस एलिमेंट से, ठीक है ना, उस एटम से बना हुआ है। तो वो एटम, जैसे ये अपना एटम है ना, तो ये अगर न्यूट्रल है, ये अपना क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है ना। ये न्यूट्रल हो गया, ये भी न्यूट्रल है। तो सारे न्यूट्रल न्यूट्रल मिलके क्या हो गया, ये पूरा जो एलिमेंट हो गया वो भी न्यूट्रल कहलाता है, ठीक है ना। तो इसलिए वो भी एलिमेंट होता है वो हमेशा न्यूट्रल होता है एट स्पेसिफिक टेम्परेचर। अब भले ही अगर मैं सेमीकंडक्टर की बात करूंगा तो वहां पे अलग बेस चला जाता है। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं क्या, न्यूट्रल बेस पे, ठीक है ना। तो ये हमारा न्यूट्रल रहेगा। ओके, अब चलते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे, कहाँ पे हम लोग जो नेक्स्ट स्लाइड पे जो थे हम लोग, ठीक है। तो मैं बता रहा था कि जो अपना मान लो सपोज वो आयरन है, तो आयरन जो ब्लॉक होगा वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। कैसे न्यूट्रल होगा मैंने बताया, प्रूफ किया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एंड न्यूक्लियस के बारे में हम लोग थोड़ा सा स्टडी करते हैं, क्या होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करने पे, ठीक है। तो देखो क्या है,
तो हम लोगों ने क्या देखा, कोई एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। देन ठीक है, तो अगर वो न्यूट्रल होता है देन हम लोग अब स्टडी करते हैं इस न्यूक्लियस के बारे में। देन जो इलेक्ट्रॉन है एंड इसके अंदर जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन था उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हेडलाइंस लिखेंगे। तो पहले मैं बताया कि क्या होता है, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा पिछला स्लाइड पे चलता हूँ मैं। तो ये जो अपना इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन होता है, इस इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसको कहते हैं -1.602 इंटू 10⁻⁻90 कूलम, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। ओके, मैं इसको पूरा थ्योरी तरह के लिखाऊंगा, ठीक है ना। अब स्टेप वाइज मैं लिखाऊंगा, आप टेंशन नहीं लो, अभी बस समझो आप कि क्या समझना है, ठीक है। एंड देन प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है ये प्लस चार्ज होता है। एंड प्लस कितना होता है, +1.602 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। ओके, तो आप देख रहे हो ना कि जो प्रोटॉन पे चार्ज होता है पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव, एंड दोनों सेम चार्ज होता है, इसलिए दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करता है एंड ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बन जाता है, ठीक है ना। इसमें न्यूट्रॉन का तो कोई रोल रहा नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो हमेशा, न्यूट्रॉन जो उसका जो चार्ज है वो जीरो है, ठीक है। तो ये पूरा ओवरऑल कहने का मतलब एटम जो अपना होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्या भी पढ़ा, अब इसके अंदर में एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर में हम लोग किसके कौन कौन सा एलिमेंट होते हैं इस एटम के अंदर, उस एलिमेंट के बारे में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला मैं यहाँ पे थ्योरी लिखा दे रहा हूँ, थ्योरी की तरह मैं लिखते चल रहा हूँ, ताकि आपको कुछ जो डॉट आएगा वो डॉट ना आए, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं क्या वहां पर आना है, ओके ना। ओके, तो देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि जो मटेरियल होता है, जो मटेरियल होता है अपना, मटेरियल आर फॉर्म्ड एज, फॉर्म्ड बाय या फॉर्म्ड एज एटम्स। ओके ना, मटेरियल किस तरीके से बनता है, एटम से बनता है। एंड देन एटम क्या होता है, एटम इज एटम्स इज नथिंग बट, ये नथिंग होगा, ठीक है ना। एटम इज नथिंग बट, नथिंग बट इट इज अ वेरी स्मॉल पार्टिकल, ठीक है ना। बट इट इज अ वेरी स्मॉल पार्टिकल। ओके ना, तो एटम क्या होता है, एक तरह का स्मॉल पार्टिकल होता है। अब हम लोग क्या पढ़ना है मुझे, अब मुझे पढ़ना है न्यूक्लियस के बारे में, ठीक है ना, जो उस एटम के अंदर होता है सेंट्रल एलिमेंट। तो न्यूक्लियस को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, न्यूक्लियस। एंड न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस इज अ सेंट्रल एलिमेंट, ठीक है ना, सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम। इट इज अ सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम, इट इज अ सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम। ओके ना, ये क्या होता है, सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम। एंड देन इट कंटेन्स या कंटेन्स दैट कंटेन्स, कौन क्या क्या कंटेंट करता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ओके ना, प्रोटॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ओके, तो ये इस तरीके से मैं थ्योरी लिखा रहा हूँ, आप इसको शॉर्ट नोट्स की तरह लिखना, कॉपी पेन लेके बैठना तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना, शॉर्ट नोट्स की तरह लिखते चलोगे। नेक्स्ट पॉइंट आगे बढ़ते हैं। अब जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन इज अ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना, पॉजिटिवली चार्ज्ड, वाइल न्यूट्रॉन, वाइल, ये वाइल है, ठीक है ना, वाइल न्यूट्रॉन इज अ न्यूट्रल या फिर जीरो कह लो, जीरो। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हमारा क्या, मैंने क्या क्या बात किया, प्रोटॉन एंड देन न्यूट्रॉन पे बात कर लिए। अब आगे जैसे ही बढ़ते हैं तो जो आगे हम लोग जैसे बढ़ेंगे ना, तो क्या होता है, देयर फोर लिख देता हूं मैं, एक स्टेप लिख दे रहा हूं, देयर फोर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस, ये नहीं रहेगा, ठीक है, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम्स पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। तो न्यूक्लियस कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो मैं ये सारा कॉन्सेप्ट मैं पहले पीछे बता दिया हूँ, ठीक है ना। अब जैसे कि बात करो, अभी मैंने पिछला स्लाइड में क्या बताया
कि जो न्यूक्लियस के अंदर में क्या होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है। मैंने ये बताया प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे प्रोटॉन है एंड देन न्यूट्रॉन है। तो यही डिसाइड करता है कि इसका एटॉमिक वेट कितना। ये जो एटम है ना, ये एटम का जो वेट होगा, एटॉमिक वेट होगा, ये दोनों को जोड़कर जो भी वैल्यू आएगा ना उसको कहेंगे एटॉमिक वेट, ठीक है ना। तो ये क्या डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा एटॉमिक वेट। ओके, कि इसका एटॉमिक वेट कितना है। तो बस वही मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। दैट मीन्स कहने का मतलब कि हम लोग क्या बताएगा कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये दोनों क्या डिसाइड करेगा, न्यूट्रॉन्स क्या डिसाइड करेगा, एटॉमिक वेट, ठीक है ना, एटॉमिक वेट। ये एटॉमिक वेट को डिसाइड करेगा, ठीक है। अब आगे जैसे पढ़ते हैं, ये अपना न्यूक्लियस के बारे में हो गया। अब हम लोग जैसे आगे बढ़े, तो आगे बढ़ने पे क्या मुझे मिला, आगे बढ़ने पे मुझे मिला इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। मुझे क्या मिला, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के बारे में डिसाइड करते हैं, क्या इलेक्ट्रॉन के बारे में डिस्कस करते हैं, क्या इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, एक तरह का नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, जिसपे चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज यानी कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इरेज करके लिख रहा हूँ मैं, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, माइनस ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। एंड वेट क्या होगा, वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का तो कुछ वेट तो होता होगा ना, उस वेट को कहते हैं 9.11 इंटू 10⁻31 ऑफ kg, ठीक है ना। ये इसका इतना वेट होता है। अब बात करें, मैं नेक्स्ट स्लाइड ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड, अब जैसे मैंने इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा, अब सेम उसी तरीके से हम लोग प्रोटॉन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। मैंने अभी क्या पढ़ा, इलेक्ट्रॉन के बारे में, देन हम लोग अभी प्रोटॉन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो देखो प्रोटॉन के बारे में, तो यहाँ पे क्या है, प्रोटॉन। ओके, तो चार्ज ऑन प्रोटॉन लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पर, चार्ज ऑन प्रोटॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन क्या होगा, इज इक्वल टू प्लस, क्योंकि प्रोटॉन है ना, तो प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, ठीक है ना। एंड वेट क्या होगा इसका, वेट ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, इसका कुछ तो वेट होता होगा ना, इसको कहते हैं 1.67 इंटू 10⁻⁻20 ऑफ 7 kg, ठीक है। अब सेम अगर ये प्रोटॉन है, ठीक है ना, तो अब उसके बाद न्यूट्रॉन के बारे में बात करेंगे। तो न्यूट्रॉन पे चार्ज क्या होगा, चार्ज ऑन न्यूट्रॉन, ठीक है ना। तो न्यूट्रॉन पे क्या चार्ज होता है, ये मैंने बताया जीरो होता है, ठीक है ना, इसलिए तो हमारा न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है। लेकिन उसी तरीके से हमारा इसका वेट क्या होगा, ठीक है, इसका वेट क्या होगा, वेट ऑफ न्यूट्रॉन, इसका जो वेट होता है उसको 1.67, ठीक है ना, इसका जो वेट होगा 1.67 इंटू 10⁻⁻27 ऑफ kg। ओके, ये इसका इतना वेट होता है। अब आपको इसमें से ध्यान में क्या रखना है, ठीक है ना, आपको इसमें से क्या समझना है, ये पहले समझो कि क्या इसमें से आपको समझना पड़ेगा। ओके, अगर आपको जो समझना है वो अगर समझ गए, पहला बात क्या मैंने बताया, पहला बात मैंने बताया जो मटेरियल बनता है वो एटम से मिलकर बनता है। ओके, वो एटम से मिलकर बनेगा। एंड देन वो जो एटम होता है, वो एटम एक तरह का स्मॉल पार्टिकल होता है, ठीक है ना। वो एटम कैसा होता है, एक स्मॉल पार्टिकल होता है। एंड उस स्मॉल पार्टिकल यानी एटम के अंदर पहला न्यूक्लियस होता है, जो सेंट्रल एटम, सेंट्रल पार्ट कहलाता है उस एटम का। तो न्यूक्लियस इज अ सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम, ठीक है, पार्ट ऑफ एन एटम, एन एटम कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, पार्ट ऑफ एन एटम, जो जिसके अंदर में क्या पाया जाता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज, वाइल न्यूट्रॉन कैसा होता है, न्यूट्रल या फिर जीरो चार्ज। इसलिए तो अपना न्यूट्रॉन, अपना जो न्यूक्लियस होता है वो हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है ना। देयरफॉर न्यूक्लियस यहाँ पे, ठीक है ना, ये न्यूक्लियस है, इसको लिख दे रहा हूँ साफ अच्छे से। ओके, ये न्यूक्लियस लिखा हुआ है, वरना बाद में बहुत डाउट आता है, ठीक है ना। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, ठीक है। एंड उसके अंदर में क्या आता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये दोनों मिलकर क्या डिसाइड करता है कि उसका एटॉमिक वेट कितना है, ठीक है ना। अब अगर बात करूँ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। देन वेट कितना होगा, 9.11 इंटू 10⁻35 kg, ठीक है ना। एंड देन उसी तरीके से और आगे चले, तो आगे हम लोग देखेंगे किसके बारे में, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बारे में, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन के बारे में हो गया, एंड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बारे में देखो क्या आता है। ओके ना, तो वो देखो आगे नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो क्या इसमें दे रहा। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, बस वही मैं आपको डील करा रहा हूँ, ठीक है ना। अब मैंने आपको क्या क्या बताया, बस वही आपको दिखा रहा हूँ। ये अपना चार्ज ऑन प्रोटॉन हो गया एंड चार्ज ऑन न्यूट्रॉन हो गया।
अब आगे हम लोग पता करते हैं, जैसे एटम के बारे में कुछ बातें आपको जानना चाहिए कि उसका एटॉमिक वेट क्या कहलाता है, उसका एटॉमिक नंबर क्या कहलाता है, प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, उसका वेट क्या होता है। तो मैंने वेट के बारे में बताया, चार्ज के बारे में बताया एंड देन एटॉमिक वेट के बारे में बताया। ओके ना। अब एक टॉपिक आता है एटॉमिक नंबर, ठीक है ना। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर इज नथिंग बट इट इज अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है ना। एटॉमिक नंबर इज नथिंग बट इट इज अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन का जितना नंबर होगा या फिर कह लो कि प्रोटॉन का जितना नंबर होगा, ठीक है ना। प्रोटॉन ये नंबर डिसाइड करेगा कि उस एटम का एटॉमिक नंबर कितना है। जैसे मान लो सपोज मैंने सिलिकॉन लिया, ठीक है ना। मैंने सिलिकॉन जिसको SI से डिनोट करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 14 होता है ना। तो ये 14 क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी 14 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर प्रेजेंट रहेंगे या 14 प्रोटॉन इसके अंदर में प्रेजेंट रहेंगे। तो बस आपको ये डिसाइड करेगा एंड देन इसका जो वेट निकालोगे, तो वो जो वेट क्या डिसाइड करेगा कि उसके अंदर में जो प्रोटॉन एंड देन न्यूट्रॉन है वो डिसाइड करा इसका वेट, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग डिसाइड करते हैं। कहने का मतलब जो अपना एटम होता है ना, एटम की जो न्यूट्रल होगा, यानी पूरा एटम न्यूट्रल होगा, ठीक है। एंड उसका जो नंबर डिसाइड करेगा वो अपना एटॉमिक नंबर, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिसाइड करेगा, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं and आगे देखते हैं हम लोग, जैसे कुछ हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है ना। जैसे सपोज कर लो, मैं एक एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ आपको, ठीक है। जैसे सपोज करो मैंने एक एटम बनाया, ठीक है। ये एक अपना मैंने एक एटम बनाया, मैं सेंटर में रखता हूँ, ठीक है। एंड देन एक और मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ, ठीक है ना, ठीक है। एंड देन अपना एक, ये अपने न्यूक्लियस हो गया, ओके ना। एंड न्यूक्लियस के अंदर कुछ फील रहेगा, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर जो रहेगा वो मैं ब्लैक कलर ही डाल दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छा लगे देखने में, ठीक है। ये अपना ब्लैक कलर लिया मैं एंड देन इसको थोड़ा सा जूम किया एंड देन इसके अंदर में फिल किया, ठीक है ना। ये अपना न्यूक्लियस है, ओके ना। एंड ये न्यूक्लियस कैसा है? इसके अंदर में क्या है? ये क्या है? ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना। ये कैसा है? ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना। ये न्यूक्लियस कैसा है? ये पॉजिटिव चार्ज है, ओके। वेट कर लेना थोड़ा। ये कैसा चार्ज है? ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना। ये चार्ज है, ये पॉजिटिव है, ओके। ये अपने न्यूक्लियस है एंड इसके अराउंड जो है वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है ना। देन दैट्स कॉल्ड ऑर्बिट। इट इज अ ऑर्बिट, ठीक है ना। ये ऑर्बिट है, ठीक है ना। जिसको ऑर्बिट को हम लोग एन से डिनोट करते हैं। तो एन इज इक्वल टू ये 1 हो गया, एन इज इक्वल टू ये 2 एंड देन एन इज इक्वल टू 3। और भी आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये नंबर ऑफ ऑर्बिट है जिसके अराउंड न्यूक्लियस अपना, जिसके अराउंड अपना इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करता है। अब किसमें कितना इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे मान लो सपोज करो फर्स्ट ऑर्बिट ये हो गया, सेकंड ऑर्बिट ये होगा एंड देन थर्ड ऑर्बिट ये हुआ। तो इस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन लाई करेगा, कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, वो डिसाइड करता है। उसका एक फॉर्मूला होता है, दैट मीन्स कहने का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, इन एन ऑर्बिट, ठीक है ना। इज इक्वल टू होता है 2 ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है। 2 ऑफ एन, एन इज नथिंग बट इट इज अ नंबर ऑफ ऑर्बिट वेयर एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट, है ना। तो एन क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट डिसाइड करता है। जैसे सपोज कर लो मैं निकालना चाह रहा हूँ फॉर एन इज इक्वल टू 1, फॉर एन इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो वहां पे इलेक्ट्रॉन क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या होगा? 2 इंटू 1 का स्क्वायर, दैट मीन्स कहने का मतलब 2। सेम उसी तरीके से फॉर एन इज इक्वल टू 2, फॉर एन इज इक्वल टू 2, ठीक है ना, इज इक्वल टू 2। तो उस टाइम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आएगा? इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा उस टाइम? तो 2 टू ज़ा 4, 2 एन स्क्वायर, 2 टू ज़ा 4 एंड 4 टू ज़ा 8, ठीक है ना। और आगे बढ़ोगे तो 2 आएगा, 8 आएगा एंड देन फिर 18 आएगा और आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है ना। तो एक ऑर्बिट में, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकंड ऑर्बिट में 18 8 होते हैं एंड नेक्स्ट 18। इसी तरीके से हमारा इलेक्ट्रॉन जो है आगे इंक्रीज करते जाता है, ठीक है ना। एंड सपोज कर लो, अगर मान लो सपोज कि मैंने एक एटम लिया, ठीक है ना। उस एटम का जो लास्ट ऑर्बिट होगा, ये मैंने ऑर्बिट बताया ना, ऑर्बिट को कहते हैं हम लोग शेल भी कहते हैं, ठीक है ना। ऑर्बिट इज नथिंग बट इट इज अ सेल, इट इज ऑल्सो नोन एज अ शेल, ठीक है। इसको हम लोग शेल भी कह सकते हैं, शेल, ओके ना। एंड इस शेल के अंदर और भी बहुत सारा ऑर्बिट पाया जाता है। जैसे सपोज करो मैं एक यहाँ पर विजुअलाइज करना चाह रहा हूँ आपको दूसरा कलर लेकर, ठीक है ना। मैं एक विजुअलाइज कर रहा हूँ ताकि आप समझो कि मैं क्या करना है। जैसे ये अपना ऑर्बिट है ना, ओके, ये अपना ऑर्बिट है
एंड इसके अंदर ये भी छोटा सा दिख रहा है ना, ये छोटा सा, तो ये देख मैंने क्या यहाँ पे क्या यहाँ पे कितना है इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे कितना ऑर्बिट है, यहाँ पे 2 ऑर्बिट है ना, ठीक है, यहाँ पे कितना ऑर्बिट है, यहाँ पे 2 ऑर्बिट है। तो इस ऐसे ऐसे बहुत सारे ऑर्बिट एक शेल में बहुत सारे शेल पाए जाते हैं, जिसको कहते हैं सब शेल, ठीक है ना, सब शेल कहा जाता है या ऑर्बिटल कहा जाता है। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पर मान लो सपोज जैसे थर्ड ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन है ना, बट उसके अंदर जो लास्ट वाला ऑर्बिट होगा ना, जैसे यहाँ पे लास्ट वाला ऑर्बिट, इस वाले लास्ट में हर हाल में 8 इलेक्ट्रॉन या 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो एक पॉइंट मैंने लिखा कि द लास्ट ऑर्बिट, ठीक है ना, लास्ट, एक मिनट, क्वीन का थोड़ा सा ज्यादा इसका ये दे रखा, ठीक है ना, लास्ट ऑर्बिट कैन नॉट हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन। मतलब जो लास्ट ऑर्बिट अपना होता है ना, उसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता। अब ये कैसे होगा, जब हम लोग सेमीकंडक्टर फिजिक्स पढ़ेंगे ना, जो तीसरा टॉपिक है अपना, वहां पे इसको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या क्या सीखा कि ये जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रिवॉल्व करते रहता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते रहता है इस न्यूक्लियस के अराउंड, और वो रिवॉल्व जो करता है एक तरह का ऑर्बिट में करता है, ठीक है ना। मान लो सपोज यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन एंड देन ये इलेक्ट्रॉन, ये दोनों रिवॉल्व कर रहा है। देन और आगे बढ़े तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन होगा, देन यहाँ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन एंड देन ये इलेक्ट्रॉन, ये भी सेकंड वाले ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। इस तरीके से रिवॉल्व करता है एंड देन इसका अलग अलग एनर्जी लेवल होता है। हम लोग आगे पढ़ेंगे जब इलेक्ट्रॉन का एनर्जी पढ़ेंगे ना, तो उसमें हम लोग डिसाइड करेंगे कि इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्या होता है। तो अब हम लोग बात करें, इसके अंदर में एक आता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, इसके अंदर सब टॉपिक में एक आता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन उस इलेक्ट्रॉन को कहते हैं जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के एटम में पाया जाएगा, ठीक है ना। जो एटम का लास्ट ऑर्बिट होगा, सपोज कर लो इट इज अ लास्ट ऑर्बिट, ठीक है ना, दिस इज अ लास्ट ऑर्बिट, ओके। अगर ये लास्ट ऑर्बिट है तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा उसको कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा उसको कहेंगे हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। आप समझ जाना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जो लास्ट ऑर्बिट में होगा, जैसे एग्जांपल लेके मैं बता दूं, एग्जांपल मैं किस तरीके से ले रहा हूँ, देखो एग्जांपल, मैं यहाँ पे एक एटम बनाया, ठीक है ना, ये अपना एटम हुआ एंड देन इसके अंदर बहुत सारे इस तरीके से ऑर्बिट है, ओके, ये इस तरीके से बहुत सारा ऑर्बिट है, ये अपना ऑर्बिट हो गया। एक मैं बना दे रहा हूँ जो अपना न्यूक्लियस रहेगा, ओके ना, ये अपना न्यूक्लियस है एंड देन इसके अंदर मैं कलर डाल दे रहा हूँ, ठीक है, इसके अंदर मैं कलर डाल दे रहा हूँ, वो जो कलर अपना रहेगा, ओके, ये अपना न्यूक्लियस है, ठीक है ना। तो ये न्यूक्लियस है एंड इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, ये अपना पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये अपना पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव, ओके। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके अराउंड क्या घूम रहा है, इसके अराउंड एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है ना, इसके अराउंड क्या इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अब इलेक्ट्रॉन को मैं शो करता हूँ, जैसे एग्जांपल लेके मैं बता रहा हूँ, एग्जांपल मैं लूंगा, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, फॉर एग्जांपल सिलिकन के लिए ले रहा हूँ, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल सिलिकन के लिए ले रहा हूँ, सिलिकन सिलिकन एटम, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ ना कि मैं इसको क्रिस्टल क्लियर करूँ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये अपना सिलिकन ले लिया मैं एंड सिलिकन को मैं एटम को, सिलिकन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 14 होता है ना एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर अगर 14 होता है देन मैं यहाँ पे लिख दूंगा, अगर एटॉमिक नंबर क्या होता है इसका, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू क्या होता है इसका, सिलिकन का 14 होता है। तो अगर ये 14 इस ऑर्बिट में जाएगा तो किस हिसाब से जाएगा, फर्स्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होगा, सेकंड ऑर्बिट में कितना होना चाहिए, 8 होगा, मैंने पिछला स्लाइड में बताया, एंड नेक्स्ट क्या होगा, 18 होगा, ठीक है ना। तो अभी 2 हुआ, 2 और 8 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 4 बचा ना अभी, तो ये 4, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, जैसे मैं यहाँ पे इरेज करना पड़ेगा, ठीक है ना, चलो ठीक है, इसको मैं एक इरेज कर दे रहा हूँ, ये अपने एक इरेज हो गया, ठीक है। एंड देन अब देखो, अब मुझे करना क्या, मुझे इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे प्लेस करना है, ठीक है। मैं चीज़ों को विजुअलाइज कराना चाह रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि आप इसको देखो समझो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, सबसे पहला इलेक्ट्रॉन, पहला ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ओके, 2 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 इलेक्ट्रॉन होगा, ओके, एंड देन ओके, ये हो गया, एंड 4 हुआ ना, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया एंड देन 8 हो गया, ओके।
एंड नेक्स्ट में कितना इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4, 1 हो गया, 2 हो गया, ठीक है, 3 हो गया एंड देन 4 हो गया। ये क्या है, ये सब इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन है जो ऑर्बिट है, न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है। ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है ये, ओके ना, इलेक्ट्रॉन है ये, ओके। मैं यहाँ पे अच्छे से शो कर रहा हूँ एंड चीज़ों को विजुअलाइज दे रहा हूँ, एक विजुअलाइजेशन दे रहा हूँ ताकि आप समझो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है ना। पढ़ा तो सब देते हैं एंड पढ़ भी लेते हैं सब, बट समझ नहीं पाते हैं एंड लॉन्ग टाइम तक रख नहीं पाते हैं। तो मैं एक ऐसा विजुअलाइजेशन दे रहा हूँ ताकि आप उस चीज़ों को लॉन्ग टाइम तक अपने माइंड में रखो, ठीक है ना। अब देखो ये हमारे लिए क्या हो गया, ये हमारे लिए n इज इक्वल टू 1 है एंड ये हमारे n इज इक्वल टू 2 है एंड ये हमारे लिए n इज इक्वल टू 3 है, ठीक है ना। एंड देन लास्ट ऑर्बिट, इट दिस इज अ लास्ट ऑर्बिट, ठीक है ना, ये लास्ट ऑर्बिट है, लास्ट ऑर्बिट। अब देखो फर्स्ट ऑर्बिट जो हो गया उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, एंड सेकंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है एंड लास्ट ऑर्बिट यानी n इज इक्वल टू 3 में जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, वो 4 है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट इट इज अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इस इलेक्ट्रॉन को कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा ना उसको कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में समझ में आ गया। अब जैसे एग्जांपल मैं लेता हूँ, अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है एंड क्या डिसाइड करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। तो जैसे ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन के आगे चलेंगे तो सबसे पहले समझो कि इलेक्ट्रॉन मैंने बताया क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट बताया मैंने। एंड देन अब इसका ये जो अपना है ना, ये अपना देखो ये प्लस न्यूक्लियस हो गया, इसके अराउंड ये इलेक्ट्रॉन हो गया। अब आप समझो इसके अंदर में एक फोर्स होता है, जैसे ये अपना इलेक्ट्रॉन है ना, न्यूक्लियस एंड इस इलेक्ट्रॉन के बीच में एक फोर्स होता है, ओके ना, ये फोर्स होता है जिसको हम लोग, ये फोर्स होता है, ये नेगेटिव एंड ये पॉजिटिव, इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगता है। ये फोर्स कैसा होगा, F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आपने पढ़ा ना ये फोर्स, कूलम्ब्स लॉ, ठीक है ना। ये फोर्स लगता है अपना Q1 Q2 बाई आर, बाई डी कह लो या बाई आर कह लो, जो भी इस डिस्टेंस को आर कह लो या डी कह लो, एंड 4 पे एप्सिलॉन नॉट। ये जो फोर्स होता है ना इन दोनों के बीच में लगता है। अब जैसे जैसे हम लोग दूर जाएंगे वैसे वैसे ये फोर्स कमते चले जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि डी जो फोर्स जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है। जैसे जैसे मैं डिस्टेंस बढ़ाऊंगा उस तरीके से फोर्स हमारा घटेगा, मतलब जो न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, ठीक है ना। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की इन्फ्लुएंस से बाहर निकलेगा, मतलब न्यूक्लियस के अंडर में नहीं रहेगा। जैसे पहला ऑर्बिट देखो, ये इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा फोर्स लगाएगा, मतलब ये ज्यादा करीब है न्यूक्लियस के। देन सेकंड वाले ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है वो कुछ हल्का करीब है लेकिन उस पर फोर्स बहुत कम लग रहा है, ठीक है ना, मतलब कुछ कुछ फोर्स लग रहा है। एंड देन लास्ट ऑर्बिट में देखो, इसमें भी फोर्स लग रहा है लेकिन इसके बनिस्बत इसके जो कंपेयर में ये फोर्स कम लग रहा है। तो ये जो है एक तरह का कहो कि ये आगे निकल गया, इन इलेक्ट्रॉन से उतना, न्यूक्लियस से उतना कनेक्शन नहीं है इसका, ठीक है ना। तो आपने क्या देखा, जैसे जैसे मैंने न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ाया, ठीक है ना, मैंने जैसे जैसे न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ाया तो क्या हो रहा, अपना जो फोर्स है वो फोर्स डिक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। डिस्टेंस मैंने बढ़ाया देन फोर्स क्या हो गया, वो डिक्रीज कर रहा है। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या हुआ कि जैसे मैंने डिस्टेंस बढ़ाया फोर्स घटा। अब ये जो अपना जो इसका एनर्जी होगा, जैसे मान लो सपोज कर लो ये इलेक्ट्रॉन के पास कुछ ना कुछ तो एनर्जी होगा तब तो ये रिवॉल्व कर रहा है इस ऑर्बिट के अंदर। अगर इसके पास एनर्जी है ये एनर्जी इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। अगर ये इसके इसके पास एनर्जी है तो ये एनर्जी इंक्रीज करेगा विथ इंक्रीज इन डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है ना। कहने का मतलब अगर मैं जैसे जैसे मैं डिस्टेंस बढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, जैसे फर्स्ट ऑर्बिट के पास जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास जो एनर्जी है वो कम है एज कंपेयर टू सेकंड ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन के पास। एंड थर्ड ऑर्बिट के पास जो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है एज कंपेयर टू सेकंड ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कम है, ठीक है ना। दैट इज कहने का मतलब जो एनर्जी का अगर मैं स्टेप लिखूं तो जो N1 के पास जो एनर्जी होगा वो लेस देन होगा N2 वाले इलेक्ट्रॉन के पास, ठीक है ना, N2 वाले इलेक्ट्रॉन्स के पास। एंड मैक्सिमम होगा N3 वाले इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी, ठीक है ना। तो मैं एनर्जी, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन एनर्जी बेस पे इस तरीके से पूछेगा कि बताओ लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन लाई करता है उसका एनर्जी कितना होगा एज कंपेयर टू सेकंड वाले, लास्ट सेकंड वाले ऑर्बिट से। तो क्या होगा, एनर्जी ज्यादा होगा, मतलब जैसे जैसे मैं न्यूक्लियस से दूर चला जाऊंगा उससे वैसे वैसे हमारा उस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी इंक्रीज करेगा एंड फोर्स जो होगा वो डिक्रीज करेगा। यानी इन्फ्लुएंस, न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से हम लोग दूर जाएंगे तो हमारा एनर्जी जो है इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। या फिर मैं यहाँ पे लिख दूं, जैसे मैं इसको दूर गया तो हमारा जो एनर्जी है वो एनर्जी हमारा इंक्रीज किया, ठीक है ना। इस तरीके से मैं इसको डिफाइन किया। तो बस ये अपना एनर्जी के बारे में पढ़ना था। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे हम लोग लौटते हैं, ठीक है ना। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक तरह का कह लो
कि जो लास्ट ऑर्बिट में था वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहता है, एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिसाइड करता है कि कोई भी जो एटम है या कोई भी मटेरियल है, मान लो वो एटम कोई मटेरियल का ही होगा ना, तो वो मटेरियल जो है वो इंसुलेटर है, कंडक्टर है या सेमी कंडक्टर है, तो वो जो डिसाइड करेगा वो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिसाइड करेगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे एक स्लाइड ऐड कर रहा हूँ एंड देन वहाँ पे मैं लिख रहा हूँ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिसाइडेड द 1 मिनट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ग्रीन ले रहा हूँ कलर, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिसाइड द, डिसाइड ये क्या डिसाइड करता है, बिहेवियर ऑफ मटेरियल, ठीक है ना, बिहेवियर ऑफ मटेरियल, या फिर कह सकते हो कि वो किस तरीके से मटेरियल है, ये बिहेवियर ऑफ मटेरियल, बिहेवियर ऑफ मटेरियल, ठीक है ना, या फिर कह लो, या और ये अदर वर्ड, या फिर अदर वर्ड्स में अगर मैं लिखूं, अदर वर्ड्स, मैं मटेरियल को एक क्लासिफाइड करूं, मटेरियल्स आर जनरली क्लासिफाइड, मटेरियल जनरली क्लासिफाइड इनटू, फर्स्ट क्या होता है सबसे पहले, कंडक्टर, कंडक्टर, देन सेकंड हमारा होगा इंसुलेटर, एंड लास्ट वन जो होगा वो सेमी कंडक्टर होगा, सेमी कंडक्टर, ठीक है ना। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो डिसाइड करता है कि जो मटेरियल है वो कंडक्टर है या इंसुलेटर है या फिर सेमी कंडक्टर है। तो अब बात करूं, अगर मैं इसको रिलेट करूं वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, तो अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सपोज कर लो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन को वीई लिख रहा हूँ, ठीक है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को मैं वीई लिख रहा हूँ, आप समझ जाना कि क्या है। चलो मैं इसको लिख दे रहा हूँ अच्छे से, क्योंकि आप जब पीपीटी पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या लिखा है वो, ओके ना। तो यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ एंड लिख रहा हूँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, या ऊपर में करके लिख दे रहा हूँ, ज्यादा बेटर होगा, ठीक है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब अगर कंडक्टर के रिस्पेक्ट में बात करूं, ठीक है ना, तो कंडक्टर में अगर मैं बात करूं, तो जो कंडक्टर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है ना, मैं कंडक्टर में अगर मैं बात करूं कंडक्टर, तो कंडक्टर में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो मतलब मान लो कि लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन, 4 वोल्ट 4 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है ना, लेस देन, लेस देन, ये कलर चेंज कर रहा हूं क्योंकि ये सेम मैच कर जाएगा तो दिक्कत होगा, ठीक है ना। ये व्हाइट कलर, लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो अगर मैंने क्या बताया, लास्ट ऑर्बिट में अगर 4 से कम इलेक्ट्रॉन होगा ना, दैट्स कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 से कम होगा, देन वो जो मटेरियल होगा वो कंडक्टर की तरह ट्रीट करेगा, ठीक है ना, मतलब वो एक तरह का कंडक्टर की तरह हम लोग यूज कर सकते हैं। और अगर 4 से ज्यादा होगा, मोर देन 4, मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वो कहलाएगा इंसुलेटर। अभी मैं बता रहा हूँ कि मैं इसको 4 को ही बाउंडेशन क्यों माना, ठीक है ना, इसको मैंने 4 को ही लिमिट क्यों मैं मान लिया, मैं बता रहा हूँ। इंसुलेटर अगर 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, देन वो क्या कहलाएगा, मटेरियल इंसुलेटर कहलाएगा। एंड सेमीकंडक्टर के लिए 4 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो वो हमारा सेमीकंडक्टर कहलाएगा। अब ये 4 मैंने इसलिए लिया क्योंकि अभी मैंने चेक किया कि जो लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होता है, मैं एक ऑर्बिट बनाया, ठीक है ना, लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो होता है, मैंने क्या बताया था कि जो लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होगा उसमें हर हाल में 8 इलेक्ट्रॉन ही होना चाहिए मैक्सिमम, नहीं मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन होता है लास्ट ऑर्बिट में, इसलिए मैंने इसका हाफ किया, ठीक है ना, एंड हाफ को मैंने यहाँ पे डिसाइड किया कि 4 इलेक्ट्रॉन जो होगा, अगर 4 से कम इलेक्ट्रॉन होगा देन वो मटेरियल कंडक्टर कहलाएगा, एंड अगर 4 से ज्यादा होगा तो वो इंसुलेटर कहलाएगा, एंड अगर 4 ही होगा देन सेमी कंडक्टर कहलाएगा। जैसे मैंने लास्ट एग्जाम्पल लिया था सिलिकॉन का, क्योंकि सिलिकॉन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन था वो 4 इलेक्ट्रॉन था, है ना, 4 था, इसलिए वो हमारा सेमीकंडक्टर की तरह ट्रीट होता है। ये देखो इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन था कितना था, 4 था ना, इसलिए हमारा एक तरह का सेमीकंडक्टर कहलाता है, ओके ना। तो अब मैं एग्जांपल देता हूँ कंडक्टर का, इंसुलेटर का एंड देन सेमीकंडक्टर का, एंड इसके बाद हमारा लगभग ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर दिन हम लोग लास्ट में फ्री इलेक्ट्रॉन पढ़ेंगे कि फ्री इलेक्ट्रॉन होता क्या, पहले मैं इसके बारे में बता देता हूँ, ठीक है ना।
तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, एंड देन हम लोग क्या पढ़ना है अभी कि मैं कुछ एग्जांपल दे दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना, जैसे आप समझोगे कैसे कि ये कंडक्टर है एंड ये इंसुलेटर है एंड ये सेमी कंडक्टर है, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल लेके स्लाइड में ऐड कर रहा हूँ एंड वहां पे मैं एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा, ठीक है, एक एक एग्जाम्पल दूंगा मैं, ताकि आप उतना भी डीपली जाएंगे तो लेट हो जाएगा, वो ज़्यादा टाइम, वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं एक एग्जाम्पल, ये मैं एक एटम बना रहा हूँ, ठीक है, मैंने एक एटम बनाया, ऐसा करता हूँ मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है ना, ये अपना एक एटम हो गया, एंड देन एक मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ओके, देन एक यहाँ पे ले रहा हूँ। उम्मीद है कि ये विजिबल होगा, ठीक है ना, क्योंकि एक मिनट इसको और अच्छे से कर दे रहा हूँ और सटा के कर दे रहा हूँ ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगा। ये एक हो गया एंड देन ये हो गया, ठीक है ना, ओके, ये अपना हो गया। ये हमारे लिए कहलाएगा, इसको मैं और अच्छे से, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा कंडक्टर कहलाएगा, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कंडक्टर, ये कंडक्टर के लिए मैंने बनाया, एंड ये हमारे लिए इंसुलेटर रहेगा, ठीक है ना, ये हमारे लिए इंसुलेटर, इंसुलेटर, एंड ये हमारे लिए रहेगा सेमी कंडक्टर, ठीक है ना। अब इसके अंदर मैं ऑर्बिट बना रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं क्या बना रहा हूँ, मैं एग्जांपल में ले रहा हूँ इसको, मैं इसमें एग्जांपल ले रहा हूँ सोडियम को, ठीक है ना, मैं सोडियम एग्जांपल में, एग्जांपल सोडियम, ठीक है। मैं सिर्फ एक विजुअलाइजेशन देना चाह रहा हूँ कि हाँ देखो इसका ऑर्बिट में, लास्ट ऑर्बिट में इतना इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, ठीक है ना, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना चाह रहा हूँ। इसमें मैं एग्जाम्पल लूंगा, नॉर्मल चीज मैं सल्फर लूंगा, ठीक है ना, मैं सल्फर ले रहा हूँ इसमें एग्जाम्पल, आप चाहो तो कुछ भी ले सकते हो, सल्फर लिया, एंड सेमी कंडक्टर में हम लोग सिलिकॉन ले लो, ठीक है ना, सिलिकॉन तो लिया, चलो हम लोग जर्मेनियम ले ले, जर्मेनियम ले लें क्या, चलो कार्बन लेता हूँ, ठीक है ना, कार्बन, क्योंकि कार्बन भी एक सेमीकंडक्टर कहलाता है, ओके ना, कार्बन ले ले रहा हूँ, ओके। अब ये इसके बीच में क्या होता है, एक सेंट्रल एटम होता है, सेंट्रल एलिमेंट होता है, ठीक है ना, जिसको कहते हैं हम लोग क्या, न्यूक्लियस कहते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका एक तरह का ऑर्बिट बना लो, ठीक है ना, ये इट इज अ सेकंड ऑर्बिट, ओके, ये हमारा ऑर्बिट हो गया। एक और ऑर्बिट बनाओ, ये हमारा ऑर्बिट हो गया नेक्स्ट, ठीक है, तीन ऑर्बिट हो गया, एंड एक न्यूक्लियस बनाओ, ओके, एंड इसमें भी एक ऑर्बिट बनाओ, इसमें अपना बनेगा, ये अपना मैंने सल्फर लिया ना, तो सल्फर में 3 ऑर्बिट बनेगा। अब कैसे बन रहा है मैं बता रहा हूँ, इसको मैं एक्सप्लेन, मैं इसको एक विजुअलाइजेशन की तरह दिखाना चाह रहा हूँ, पहले देख लो ये, ठीक है, इसमें बनाओ एक, ये क्या मैंने कार्बन लिया ना, तो कार्बन में जो बनेगा वो बेसिकली 2 ही बनेगा, ठीक है ना। अब देन एक मैं न्यूक्लियस बनाना चाह रहा हूँ इसमें, ये अपना न्यूक्लियस हो गया, एंड देन इसमें एक न्यूक्लियस हो गया, ओके। इसमें मैं फिल कर देता हूँ कलर, ताकि आप समझ जाओ कि ये अपना न्यूक्लियस है, ओके ना, ये अपना न्यूक्लियस है, दिस इज ए न्यूक्लियस एंड दिस इज ए न्यूक्लियस, ओके, एंड देन ये भी न्यूक्लियस है, ठीक है ना। न्यूक्लियस द सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम, न्यूक्लियस क्या तरह का सेंट्रल पार्ट है, एटम का सेंट्रल पार्ट है, ठीक है। अब देन ये क्या पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है ना, तो पॉजिटिव चार्ज मैं ना लिखकर मैं यहाँ पे सोडियम लिख दूं क्या, ठीक है, या फिर ऐसा कर लो कि मैं यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर लिख देता हूँ, ठीक है ना, तो प्लस अगर ये सोडियम रहेगा तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है, ठीक है ना। सल्फर है तो सल्फर का जो एटॉमिक नंबर होता है, पता है सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 16, ठीक है ना। एंड कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर पता है कितना होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो प्लस 6 होगी, ओके ना। ये मैंने इसका एटॉमिक नंबर लिख दिया, ओके। अब मुझे क्या करना है, अभी अगर 11 को मुझे शो करना रहेगा, 11 मीन्स अगर मैं पहला ऑर्बिट में क्या जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, एंड देन 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। सेकंड में क्या होता है 8, तो एक हो गया, 2, ठीक है ना, 3, 4, 5, ठीक है, 6, 7, एंड देन 8, टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, 2 एंड 8, 10 हो गया ना, बचा कितना, एक इलेक्ट्रॉन बचा, तो एक इलेक्ट्रॉन कहीं पे बना लो मैं यहाँ पे बना दिया, ठीक है ना। एंड दिस इज अ क्या, दिस इज अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, क्यों, क्योंकि ये लास्ट ऑर्बिट में है ये, ठीक है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ओके। अब जैसे मैं इसका सल्फर का बनाऊंगा, तो पहला मैं क्या ऑर्बिट, पहला इलेक्ट्रॉन, पहला ऑर्बिट में कितना, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, दूसरा में कितना होगा, 8 होगा, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एंड देन 8, ओके ना, 8 10 हो गया, एंड नेक्स्ट में क्या बचेगा, 10 हो गया तो 6 बचा ना, तो यहाँ पर 6 डालेंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, एंड देन 6,
ये इसका लास्ट ऑर्बिट है, जिसको कहेंगे हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एंड देन अगर कार्बन का बात करें तो पहला ऑर्बिट में कितना, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। एंड बचेगा नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट 4 बचेगा, तो 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, 3 एंड देन 4। तो अब आप देख रहे हो यहाँ पर देखो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, इज इक्वल टू कितना, यहाँ पे 1 है, ठीक है ना। यहाँ पे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है यहाँ पर, देखो तो 1 2 6 है ना, तो 6 हो गया। एंड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितना है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है यहाँ पर है 4। तो अब आप देख रहे हो ये एक तरह का कंडक्टर है, इसलिए इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 4 या 4 से कम है, ठीक है ना। ये क्या है, 4 से कम है, इसलिए हमारा कंडक्टर हो गया। यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, यानी 4 से ज्यादा है, इसलिए इंसुलेटर हो गया। एंड नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, इसलिए ये सेमीकंडक्टर हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग इसको डिफाइन किया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में। अब हम बात करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एंड लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो फ्री इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब क्या हुआ, जो लास्ट ऑर्बिट में पाया जा रहा है वैसा इलेक्ट्रॉन जो लास्ट ऑर्बिट में रहेगा ना, ठीक है ना। मैं एग्जांपल से आपको समझा दूं कि फ्री इलेक्ट्रॉन होता क्या है। तो वैसा इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है ना, वैसा फ्री इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ पे देखो, सपोज कर लो मैं यहाँ पे दिखाऊं, ये जो अपना एक इलेक्ट्रॉन है ना, इसको अगर मैं इसको फ्री कर दूं, इस न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से मैं इसको बाहर निकाल दूं, तो वो हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। बट ये एक कहीं ना कहीं उस मटेरियल के अंदर में ही रहेगा, बट ये इसके इन्फ्लुएंस से बाहर निकल जाएगा। अब उसका अलग अलग मेथड होता है निकालने का, बाहर निकालने का, जब हम लोग सेमीकंडक्टर फिजिक्स पढ़ेंगे ना, उसके अंदर बता दूंगा मैं, ठीक है। तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो बहुत ही लूजली बॉन्डेड होता है न्यूक्लियस से, ठीक है ना। जो न्यूक्लियस से बहुत लूजली बॉन्ड हो जाता है, एंड उसी को कहते हैं हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन। तो मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ, ठीक है ना। लास्ट स्टेटमेंट में क्या लिख रहा हूँ, दी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विच आर लूजली, विच आर लूजली, ठीक है ना, विच आर लूजली अटैच्ड या बॉन्डेड, ठीक है, अटैच्ड टू द न्यूक्लियस, टू न्यूक्लियस, न्यूक्लियस आर नोन एज, आर नोन एज, नोन एज फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वैसा इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में होगा, इसको शेल कहते हैं, वैलेंस शेल, वैलेंस शेल का वैसा इलेक्ट्रॉन जो लूजली अटैच्ड होगा न्यूक्लियस से, उस इलेक्ट्रॉन को कहेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो हमारे लिए फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। अब जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वो डिसाइड करता है, ठीक है ना, कि उसमें कंडक्टर, इंसुलेटर एंड फिर एक सेमी कंडक्टर आता है, ठीक है ना। तो इसमें जो कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा वो लार्ज होगा, ठीक है ना। देन इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होगा, देन फ्री इलेक्ट्रॉन, मैं यहाँ पे रेड से लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको पता चलेगा अच्छे से, या व्हाइट ब्लैक से लिख दे रहा हूँ। फ्री नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो होगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन जो होगा वो बहुत ही ज्यादा होगा, ठीक है ना, लार्ज होगा। एंड इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन जो होगा वो मतलब 0 होगा, ठीक है ना। एंड इसमें जो होगा, एंड देन इसमें जो अपना रहेगा वो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब कि फ्यू रहेगा, कुछ कुछ रहेगा, ठीक है ना, मतलब कि रहेगा उतना भी ज्यादा भी नहीं, कम भी नहीं। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कैसा रहेगा, वो फ्यू मतलब थोड़ा सा रहेगा, ठीक है ना। इसलिए नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है करंट कंडक्शन में हेल्प करता है। इसलिए जो हमारा कंडक्टर होता है वो तुरंत करंट को कंडक्ट कर देता है। इंसुलेटर जो होता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं रहेगा, इसलिए कंडक्ट नहीं करेगा करंट को। एंड जो अपना सेमीकंडक्टर होता है वो एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर, एंड उसमें एक, अगर मैं उसको बाइसिंग करूंगा, जब आगे मैं प्रोसेस पढ़ूंगा, तो उस पोजीशन पे हम लोग जो हमारा सेमीकंडक्टर है वो ऑन करेगा। सेमीकंडक्टर एक तरह कह लो कि, जिसे मैं एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा अगर नेक्स्ट क्लास में हम लोग, कि सेमीकंडक्टर को हम लोग यूज क्यों करते हैं, क्योंकि होता क्या है कि इसमें चाहे तो करंट फ्लो कर रहा है, इसमें करंट फ्लो ही नहीं कर रहा है। बट सेमीकंडक्टर एक ऐसा डिवाइस है, ये एक ऐसा एलिमेंट है, इसमें क्या होगा कि मैं इसमें करंट को कंट्रोल कर लूंगा। इट मीन्स कहने का मतलब, अगर मेरा मन करेगा
तो मैं करंट को कंडक्ट करूँगा, और अगर मेरा मन करेगा तो मैं करंट को कंडक्ट नहीं करूँगा, ठीक है ना। तो ये हमारा सेमीकंडक्टर इसलिए हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा ये आज का टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना, ठीक है ना। और अगर चैनल पे आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और 1 लाइक तो बनता है। अगर आप 1 लाइक करोगे तो मैं उससे एक एप्रिशिएट होऊँगा, ठीक है ना। और मुझे अच्छा लगता है, मैं और अच्छे से मेहनत करूँगा, ठीक है ना। और आगे अच्छा डिलीवर करूँगा आपके पास नॉलेज, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक करना, ठीक है। तब तक के लिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।